जय हिंद दोस्तों। सन 1971 में क्रिसमस की शाम लांसा फ्लाइट 508 पेरू के अमेज़न के ऊपर हवा में टूट गई। 91 लोगों की इस दुर्घटना और उसके बाद के दिनों में मौत हो गई, लेकिन एक 17 साल की लड़की बच गई। खबरों ने तुरंत उसकी बचने की घटना को चमत्कार कहा। आखिर कौन थी ये लड़की? आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। वास्तव में उसका आसमान से गिरना भौतिक और जैविक घटनाओं के एक सटीक क्रम से नियंत्रित था। वह अगली सुबह गहरे अमेज़न जंगल की ज़मीन पर जगती है। वह पूरी तरह अकेली थी। उसे गंभीर चोट लगी थी, कॉलर बोन टूटी थी और गहरे घाव थे, जबकि कोई मदद नज़र नहीं आ रही थी। यह समझने के लिए कि वह 11 दिन बाद उस जंगल से कैसे बाहर निकली, हमें उस एरोस्पेस इंजीनियरिंग की गलती को समझना होगा जिसने इस उड़ान को बर्बाद किया। उसके गिरने की गति को नियंत्रित करने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को समझना होगा और उस सख्त प्राकृतिक रणनीति को समझना होगा जिसका उसने उपयोग किया। दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में सही दिशा पाने के लिए अपने आसपास के माहौल की समझ जरूरी होती है। सिर्फ किस्मत के भरोसे रहना खतरे से खाली नहीं है। दिसंबर 1971 में लीमा, पेरू का माहौल बिल्कुल सामान्य था। यात्री एयरपोर्ट पर इकट्ठा थे, छुट्टियों के लिए अपने परिवारों तक पहुंचने के लिए अमेज़न पार करना चाहते थे। उनका विमान एक लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा था, जो एक टर्बोप्रॉप विमान था और इसकी सीधी मजबूत पंख संरचना थी। यह चित्र इलेक्ट्रा के पंखों की बनावट दिखाता है। यह मजबूत डिज़ाइन सामान्य स्थिति में स्थिरता देता था, लेकिन जब यह अत्यधिक अशांत मौसम से टकराया तो इसके कठोर जोड़ ऊर्जा को संभाल नहीं पाए। इसके कारण दबाव तेज़ी से बढ़ा और खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। फ्लाइट 508 का रास्ता दिसंबर के अंत में एंडीज पहाड़ों के ऊपर से था। इस रास्ते पर जाना लगभग तय था कि यह खराब मौसम और दबाव में भारी बदलाव से गुजरेगा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक स्थिर वातावरण पर निर्भर करती है। जब वातावरण सीमा से बाहर चला जाता है तो संरचना का टूटना तय हो जाता है। उड़ान के लगभग 30 मिनट बाद आसमान काला हो गया। पायलट्स ने तूफान से बचने की बजाय सीधे उसमें जाने का फैसला किया। अंदर बैठे लोगों के लिए झटके बहुत तेज हो गए। सामान ऊपर से गिरने लगा। लगभग 21,000 फीट की हाइट पर विमान के पंखों पर बिजली गिरी और ईंधन में आग लग गई। इसके बाद विस्फोट हुआ और पंख टूट गया। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और हवा के दबाव से टूटता चला गया। 10,000 फीट की हाइट तक पहुंचते पहुंचते विमान पूरी तरह बिखर गया। 17 साल की जूलियन कोपकी, जो पीछे बैठी थी, अचानक हवा में बाहर गिर गई। वह अपनी सीट से बंधी रही जबकि विमान गायब हो गया। उस समय इंसानों की तकनीक पूरी तरह असफल हो चुकी थी। अब उसका जीवन सिर्फ प्रकृति के नियमों पर निर्भर था। इस भौतिक मॉडल से 3 कारण हमें समझ में आते हैं जिनसे वह बच पाई। पहला था तेज ऊपर उठती हवा, जिसने उसकी गिरने की गति को कम कर दिया। दूसरा था घूमना, क्योंकि सीट असंतुलित थी और तेज़ी से घूमने लगी, जिससे गिरने की गति कम हो गई। तीसरा था जंगल की घनी परतें, जिनकी वजह से गिरते समय उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई। जब वह जंगल की ऊपरी परतों से टकराते हुए नीचे गिरी तो पेड़ पौधों ने उसकी बची हुई गति को धीरे धीरे कम कर दिया और अंत में ज़मीन पर गिरने के प्रभाव को कम किया। जब वह क्रिसमस की सुबह होश में आई तब उसकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी। उसे गंभीर सिर की चोट थी, कॉलर बोन टूटी हुई थी, घुटने की लिगामेंट फटी हुई थी और हवा के दबाव में बदलाव के कारण उसकी आंखों की नसें फट गई थी, जिससे वे लाल हो गई थी। 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर बच जाना केवल एक शुरुआत थी। असली चुनौती उस खतरनाक जंगल में खुद को बचाकर बाहर निकालना था जहां वह गिरी थी। अमेज़न में ऊपर से खोज करना बहुत कठिन होता है। भारी मलबा पेड़ों के बीच नीचे चला जाता है और पत्तियां तुरंत उस जगह को ढक लेती हैं। जूलियन ऊपर उड़ते हुए बचाव विमानों की आवाज़ सुन सकती थी, लेकिन उसे समझ आ गया था कि वह पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही है। खोज टीम उसके स्थान का पता नहीं लगा सकती थी। अब उसके पास एक खास फ़ायदा था।
उसके माता पिता एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे और उसने पेरू के जंगलों में उनके पेंगुआना रिसर्च सेंटर पर 1 साल से ज़्यादा समय बिताया था। उसे जंगल की अच्छी समझ थी। यह योजना दिखाती है कि उसने कैसे बचने की रणनीति बनाई। फिर वह उसे बड़े पानी के स्रोत तक फॉलो करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि यह आगे जाकर नदी में मिलेगा। दोस्तों, जंगल में बहता पानी रास्ता दिखाने का काम करता है। अगर हम उसे फॉलो करें तो इंसानी बस्ती तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने बहुत कम खाना खाया। उसे दुर्घटना वाली जगह से कैंडी का एक छोटा बैग मिला था, जिसे उसने कई दिनों तक बांटकर खाया। जंगल की ज़मीन उलझी हुई और कठिन होती है। पानी के साथ चलते रहने से उसे सीधा रास्ता मिलता गया। ऐसे माहौल में जहां डर लग सकता है, वहां एक ही योजना पर टिके रहना बहुत ज़रूरी होता है। चौथे दिन उसे बड़ा झटका लगा। उसे सीटों की एक लाइन मिली जिसमें 3 मृत लोग थे। वे ज़मीन में धंसे हुए थे, लेकिन वह पूरी तरह हैरान नहीं हुई। उसने पहले ही गिद्धों की आवाज़ सुन ली थी जो मृत शरीरों के आसपास होते हैं। जब वह बड़ी नदी तक पहुंची तो उसने अपनी रणनीति बदली। उसे पता था कि मगरमच्छ किनारों पर रहते हैं, इसलिए वह नदी के बीच में तैरने लगी ताकि सुरक्षित रह सके। मगरमच्छों से बचने के बावजूद उसे एक और समस्या हो गई थी। उसके हाथ के घाव में कीड़े पड़ गए जो उसके मांस को खाने लगे। 10वें दिन तक वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसे भ्रम होने लगा था। तभी उसे नदी के किनारे एक छोड़ी हुई नाव और एक झोपड़ी मिली जिसमें डीजल भरा हुआ था। उसे याद आया कि उसके पिता ने एक बार इसी तरह कुत्ते का इलाज किया था। उसने खुद अपने घाव में डीजल डाला और एक एक करके कीड़ों को बाहर निकाला। बचने के लिए मजबूत मानसिकता ज़रूरी होती है। अगले दिन कुछ मजदूर वहां आए और उसे देखा। पहले वे डर गए, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी मदद की। वे उसे अस्पताल लेकर गए और वह अपने पिता से मिली। बाद में प्लेन क्रैश की जांच में पता चला कि 14 लोग और थे जो जिंदा बचे थे, लेकिन वे वहीं रुके रहे और मदद का इंतज़ार करते रहे। जंगल में ऐसा करना गलत था, क्योंकि वहाँ से कोई उन्हें देख नहीं सकता था। वे सभी मर गए। जूलियन ने जो किया वही उसे बचा पाया। उसने जंगल को समझकर रास्ता बनाया और बाहर निकली। दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में सिर्फ उम्मीद रखना काफ़ी नहीं होता, सही कदम उठाना ज़रूरी होता है। जूलियन कोपकी ने बाद में जीव विज्ञान को पढ़ा और वापस अमेज़न गई। उसने अपना जीवन उसी जंगल के रिसर्च में लगा दिया जिस जंगल ने उसकी परीक्षा ली थी। कठिन परिस्थितियों में बचना कभी भी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।